इस पार्ट की शुरुआत होती है जहाँ पर इनोस्के ट्रेन को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ट्रेन पहली बार देखी होती है। वो ट्रेन को एक क्रिएचर समझने लगता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जेनित्सु उसे समझाता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि ट्रेन है जो लोगों को इधर से उधर पहुंचाती है। वो तांजीरो से कहता है कि तुम इसे समझाओ, पर तांजीरो ने भी ट्रेन पहली बार देखी होती है। वो भी इसे गार्डियन ऑफ द स्पिरिट समझ रहा होता है। तभी इनोस्के ट्रेन के डिब्बों पर अपना सिर मारने लगता है। ये तीनों वहाँ पर इतना शोर कर रहे होते हैं कि वहाँ पर स्टेशन के कर्मचारी आ जाते हैं जो इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। पर जब वो लोग ये देखते हैं कि इनके पास स्वॉर्ड्स हैं तो वो लोग भी डर जाते हैं और पुलिस को यहाँ पर बुलाने लगते हैं। जेनित्सु इनोस्के और तांजीरो को लेकर यहाँ से भागने लगता है और एक जगह पर आकर ये तीनों छिप जाते हैं। जेनित्सु इन दोनों को बताता है कि जो ये डीमन हंटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में गवर्नमेंट को नहीं पता। इसलिए जेनित्सु इनसे कहता है कि तुम दोनों को अपनी स्वॉर्ड्स को छुपा के रखना होगा ताकि कोई भी इंसान हमें पहचाने नहीं और शिकायत ना करे। थोड़ी देर बाद ये तीनों उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर इन्हें रेंगोकू मिलेगा। थोड़ी देर बाद इन्हें रेंगोकू मिल भी जाता है जो मस्त बैठकर खाना खा रहा था। हम देखते हैं कि रेंगोकू ने यहाँ पर खूब ठूस के खाना खाया है। वैसे इसने बिल दिया भी है कि नहीं दिया। ये तीनों जाकर रेंगोकू से मिलते हैं और रेंगोकू भी इन तीनों से मिलकर काफी खुश होता है। इसके बाद तांजीरो रेंगोकू को डांस ऑफ द फायर गॉड के बारे में पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, पर रेंगोकू को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर वो तांजीरो को एक ऑफर देता है उसका स्टूडेंट बनने का। रेंगोकू कहता है कि वो उन तीनों को ट्रेन करेगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यहाँ पर रेंगोकू एक इम्पोर्टेंट बात भी बताता है कि डीमन स्लेयर में सिर्फ 5 ही सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीथिंग है, जो कि ये फ्लेम, वाटर, लाइटनिंग, रॉक और विंड। और इसके अलावा जितनी भी ब्रीथिंग फॉर्म है वो इन 5 से ही निकल कर आई है, जैसे कि मिस्ट जो कि विंड से निकली है। इसके बाद रेंगोकू तांजीरो से उसकी ब्लेड का कलर पूछता है। तांजीरो कहता है ब्लैक, और ये सुनकर रेंगोकू हंसने लगता है और बताता है कि उसने आज तक किसी भी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को हाशिरा बनते हुए नहीं देखा। फिर वो तांजीरो को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ और मैं तुम्हें इतना ट्रेन करूंगा कि तुम भी एक दिन हाशिरा बन जाओगे। इधर इनोस्के तो अलग ही पागलपंती दे रहा होता है जिसको कि जेनित्सु संभाल रहा था। तभी रेंगोकू इन्हें सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि इस ट्रेन पर एक डीमन है जिसने कि बहुत सारे लोगों को मारा है और उसी डीमन को मारने यहाँ पर रेंगोकू आया है। और जैसे ही जेनित्सु डीमन के बारे में सुनता है वो डरने लगता है। तभी यहाँ पर टिकट कलेक्टर आ जाता है जिसकी की हालत कुछ खराब सी थी। इस बात को तांजीरो भी भांप लेता है। वो टिकट कलेक्टर रेंगोकू से कहता है कि मैंने उन लोगों को वहाँ पर देखा है। और ये सुनते ही रेंगोकू भी डीमन की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। रेंगोकू अपनी सीट से खड़े होकर पीछे देखता है तो वहाँ पर वो डीमन होता है जिसने इस ट्रेन पर बहुत सारे लोगों को मारा है। रेंगोकू इस डीमन की तारीफ करता है कि ये अपनी प्रेजेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से छुपा रहा था, बट अब इसका अंत होने वाला है। और रेंगोकू एक ही हमले में इस डीमन को मार देता है। उसके बाद वहाँ पर एक और डीमन आता है, बट रेंगोकू उसे भी बड़े ही आसानी से मार देता है। रेंगोकू की फ्लेम ब्रीथिंग को देखकर तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु काफी इंप्रेस हो जाते हैं। ये तीनों उससे कहते हैं कि क्या तुम हमें अपना स्टूडेंट बना सकते हो, और रेंगोकू भी इसके लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद ये चारों सो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि इस ट्रेन के ऊपर लोअर मून 1 आ चुका है जिसका नाम एनमू है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो टिकट कलेक्टर है वो एनमू से मिला हुआ है। इस टिकट कलेक्टर ने तांजीरो वगैरह की टिकट में सोने की दवाई मिला दी थी जिसकी वजह से वो चारों सो गए हैं और ये इससे एनमू ने करवाया है। एनमू ने इसको लालच दिया था कि अगर वो ये काम कर देगा तो वो उसे ऐसा सपना दिखाएगा जिसके अंदर वो अपनी मरी हुई पत्नी और बेटी के साथ रह सकेगा। इसके बाद एनमू अपनी पावर से उसे सुला देता है। ये काइंड ऑफ मादरा की प्लान जैसा नहीं लग रहा। इसके बाद एनमू 4 बच्चों के पास जाता है और एनमू उनको भी वही लालच देता है कि अगर वो उसका काम कर देंगे तो वो उन्हें ऐसा सपना दिखाएगा जिसके अंदर वो अपनी मरी हुई फैमिली के साथ रह सकेंगे। एनमू इनको काम देता है कि इन लोगों को तांजीरो वगैरह के ड्रीम में जाकर उनके कोर को तोड़ना है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जो इंसान का कोर होता है वही उसका दिल होता है, वही उसकी ड्राइव, मोटिवेशन, विल पावर होती है। और अगर किसी इंसान का कोर ही नष्ट हो जाए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो इंसान ऐसा हो जाएगा जैसे वो जिंदा ही नहीं है। वैसे तो एनमू खुद तांजीरो वगैरह के ड्रीम में जाकर उनके कोर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर जो डीमन स्लेयर होते हैं वो डीमंस की स्मेल को हाल भांप लेते हैं। तो अगर एनमू उनके पास जाएगा तो हो सकता है कि वो अपने ड्रीम से जाग जाएं। इसलिए एनमू इन बच्चों का सहारा ले रहा है तांजीरो
वगैरह के कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके बाद हमें रेंगोकू, तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु के ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जेनित्सु तो मस्त नेजुको के साथ घूम रहा होता है, वहीं इनोस्के के ड्रीम के अंदर इनोस्के तांजीरो, जेनित्सु और नेजुको का बॉस होता है। इसके बाद हमें रेंगोकू का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पिता को रिपोर्ट करने आया था कि वो हशीरा बन चुका है, पर उसके पिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा क्या बन गया है। वो उसे डिमोटिवेट करके वहाँ से भगा देता है। रेंगोकू भी वहाँ से चला जाता है। तभी उसे उसका छोटा भाई मिलता है। उसका छोटा भाई उससे पूछता है कि आखिर पिताजी ने क्या कहा। रेंगोकू अपने भाई को सच्चाई बता देता है कि उसके पिता उसके हशीरा बनने से खुश नहीं है, बट इस बात से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर रेंगोकू अपने भाई को भी मोटिवेट करता है कि जो उसका दिल चाहता है वो वही करे। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो रेंगोकू के पिता है वो एक फॉर्मर हशीरा है। पहले वो एक बहुत अच्छे स्वॉर्ड्समैन थे, बट उनने एक दिन डीमन हंटर से रिजाइन दे दिया और एक बेवड़े बन गए। इसका कारण क्या है वो खुद रेंगोकू को नहीं पता। इसके बाद हमें तांजीरो का ड्रीम दिखाया जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली जिंदा है। तांजीरो अपनी फैमिली को जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इधर रियलिटी में हम देखते हैं कि वो बच्चे खुद को तांजीरो वगैरह के साथ रोप से बांध लेते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये रोप इनको एनमू ने दी है। इस रोप की मदद से ये बच्चे इन लोगों के ड्रीम में जा सकते हैं। इसके बाद हमें तांजीरो के ड्रीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को जिंदा देखकर काफी खुश होता है और उनके साथ खूब मजे कर रहा होता है। इधर एनमू काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि जो उसका प्लान था वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है। इसके बाद हमें एनमू की पावर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाती है कि एनमू जो लोगों को ड्रीम दिखाता है वो इनफाइनाइट नहीं होता। वो ड्रीम सिर्फ एक सर्टेन एरिया में चलता है और उस सर्टेन एरिया के बाहर जो इलाका होता है उसे अनकॉन्शियसनेस कहते हैं और उसी एरिया में किसी भी इंसान का स्पिरिचुअल कोर होता है और उसी कोर को डिस्ट्रॉय करके किसी भी इंसान की मेंटलिटी को कम किया जा सकता है। यानी अगर किसी इंसान का कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा, वो एक जिंदा लाश की तरह बन जाएगा। हम देखते हैं कि जो लड़की रोप की मदद से रेंगोकू के ड्रीम में गई थी वो उस अनकॉन्शियस एरिया को ढूंढ लेती है। वो लड़की एक पैने से ऑब्जेक्ट की मदद से ड्रीम की दीवार को चीरकर अनकॉन्शियस एरिया में चली जाती है, जहां पर रेंगोकू का कोर है। बट सरप्राइजिंगली रेंगोकू को इसके बारे में पता चल जाता है और वो लड़की जैसे ही रेंगोकू के कोर को डिस्ट्रॉय करने वाली होती है, रियल वर्ल्ड में रेंगोकू उस लड़की की गर्दन को पकड़ लेता है। अब वैसे तो जो भी एनमू की टेक्निक में आ जाता है वो खुद की बॉडी को नहीं हिला पाता, बट एज यू नो रेंगोकू एक हशीरा है और जो उसके इंस्टिंक्ट्स हैं वो काफी शार्प हैं। अब ना तो ये लड़की ड्रीम में रेंगोकू के कोर को डिस्ट्रॉय कर सकती है क्योंकि रियल वर्ल्ड में रेंगोकू इसकी गर्दन को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसे काफी दर्द हो रहा है, और ना ही रेंगोकू और आगे बढ़ सकता है क्योंकि वो किसी बच्ची को नहीं मारना चाहता, और ना ही रेंगोकू को ये पता है कि वो इस ड्रीम से कैसे बाहर आए। इधर हम तांजीरो को देखते हैं जो अपने ड्रीम में मस्त अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। वो पानी भरने के लिए बाहर जाता है, तभी उसे नेजुको का बॉक्स दिखाई देता है, बट अगले ही पल वो बॉक्स गायब हो जाता है और तांजीरो जैसे ही तालाब के पास जाता है उसे उसके अंदर अपनी परछाई दिखती है। वो परछाई उसे जागने के लिए कहती है और बताती है कि हम पर हमला हुआ है, डीमन हमें मार देंगे, जल्दी जागो। तभी तांजीरो फिर से घर के अंदर वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो समझ जाता है कि ये एक सिर्फ सपना है। इधर रियल वर्ल्ड में नेजुको अपने बॉक्स से बाहर निकल आती है और जब वो ये देखती है कि यहाँ पर सिचुएशन गंभीर है तो वो तांजीरो को जगाने की कोशिश करती है, बट तांजीरो नहीं जागता, इसलिए नेजुको उसमें अपना हेडबट देके मारती है। बट एज यू नो तांजीरो का हेडबट नोकिया कंपनी का है, तो उल्टा नेजुको के चोट लग जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। अब अगर आपको ध्यान होगा तो नेजुको का ब्लड काफी खतरनाक है, उसका ब्लड किसी में भी आग लगा सकता है, बट वो आग सिर्फ डीमंस को चोट पहुंचाती है, इंसानों को नहीं। बट इस आग की वजह से तांजीरो ड्रीम में समझ जाता है कि ये एक ड्रीम है और रियलिटी में नेजुको खतरे में है। तांजीरो के कपड़े भी चेंज हो जाते हैं और वो यहाँ से जाने लगता है ताकि वो ये पता कर सके कि वो इस ड्रीम से कैसे बाहर निकलेगा। उसकी पूरी फैमिली उसे रोकने की कोशिश करती है, बट तांजीरो जानता था कि ये सिर्फ एक ड्रीम है, रियलिटी नहीं। इधर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो तांजीरो के कोर को डिस्ट्रॉय करने आया था। वो तांजीरो के अनकॉन्शियस एरिया में जाता है, जिसे देखकर वो कंप्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि तांजीरो का अनकॉन्शियस एरिया काफी शांत होता है। इसके बाद उन दोनों बच्चे को दिखाया जाता है जो जेनित्सु और इनोस्के के ड्रीम में गए थे। इनोस्के तो उस बच्चे पर ही हमला कर देता है ड्रीम के अंदर, और जेनित्सु का जो अनकॉन्शियस एरिया होता है वो तो पूरा डार्क होता है, तो वो बच्चा वैसे ही काफी डर जाता है। अब भले ही इन लोगों ने उन बच्चों को रोक दिया था अपने कोर को डिस्ट्रॉय करने से, बट इन लोगों को ये नहीं
पता था कि ये ड्रीम से कैसे बाहर निकले। तांजीरो ये समझ गया था कि जरूर नेजुको को चोट लगी है और वो लोग एक बहुत बुरे खतरे में हैं। इधर एनमू को भी पता चल जाता है कि उन बच्चों ने अभी तक किसी के भी कोर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बट इससे एनमू को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनमू कुछ और भी प्लान बना रहा था। इधर ड्रीम के अंदर तांजीरो को अपने पिता की झलक महसूस होती है और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी गर्दन को काटना होगा। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पर कौन था जिसने उससे कहा कि उसे अपनी गर्दन काटनी होगी। तांजीरो भी सोचता है कि अगर ये ड्रीम है तो उसे उसकी गर्दन काट देनी चाहिए, शायद वो रियल वर्ल्ड में जग जाए। पर तांजीरो को ये भी डर था कि अगर ये रियलिटी हुई तो वो मर जाएगा। पर तांजीरो रिस्क लेकर अपनी गर्दन को काट देता है और वो जैसे ही ऐसा करता है तो वो रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। तांजीरो देखता है कि उसके हाथ में जो रस्सी बंधी है वो जल चुकी है और ये रस्सी नेजुको के ब्लड की वजह से जली है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि नेजुको का ब्लड किसी भी डीमन के लिए खतरनाक है और उनकी डीमन टेक्निक के लिए भी। तांजीरो देखता है कि रेंगोकू एक बच्ची के गर्दन को पकड़े हुआ है और जेनित्सु और इनोसुके सो रहे हैं। तांजीरो अपनी तलवार को उठाकर इनकी रस्सी को काटने जाता है पर तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे डर था कि अगर कहीं ये रस्सी कट गई और ये ड्रीम में ही रह गई तो। इसलिए वो नेजुको से कहता है कि तुम्हें इन सब की रस्सी को जलाना होगा। नेजुको बड़ी ही आसानी से इन सब की रस्सियों को जला देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो तांजीरो का डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर तांजीरो इनकी रस्सियों को तलवारों से काटता तो रेंगोकू वगैरह हमेशा ड्रीम में फंसे रह जाते। तांजीरो नेजुको को शाबाशी दे ही रहा होता है कि तभी वो लड़की जो रेंगोकू के ड्रीम में थी वो तांजीरो पर हमला कर देती है। ये बच्चे काफी गुस्से में थे। वो तांजीरो से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएंगे। तभी वो बच्चा जो कि तांजीरो के ड्रीम में गया था वो इन लोगों को शांत करता है और कहता है कि ऐसा करके हम सिर्फ इन लोगों को चोट पहुंचाएंगे। हमारी फैमिली मर चुकी है, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर तांजीरो की अच्छाई का असर हो गया है और तांजीरो की अच्छाई का एक गुण इसके अंदर भी चला गया है। तांजीरो बड़ी ही स्पीड में इन तीनों बच्चों को बेहोश कर देता है और उस बच्चे को जो इनको समझा रहा था उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो, यहाँ पर एक डीमन है। इसके बाद तांजीरो और नेजुको एनमू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी रेंगोकू, इनोसुके और जेनित्सु को होश नहीं आया है। तांजीरो को महसूस हो जाता है कि जो एनमू है वो ट्रेन के ऊपर है, इसलिए वो खुद ऊपर चला जाता है और नेजुको को नीचे की कमांड संभालने के लिए कहता है। तांजीरो देखता है कि उसके सामने एनमू खड़ा है। एनमू तांजीरो को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो उसके कंसंट्रेशन को तोड़कर उस पर सरप्राइज अटैक कर सके, बट तांजीरो भी काफी चालाक होता है। वो कंसंट्रेट करके एनमू पर हमला कर देता है। एनमू अपनी स्लीप वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके तांजीरो को सुला देता है, बट तांजीरो अगले ही पल होश में आ जाता है। एनमू फिर से उसे सुलाता है, तांजीरो फिर होश में आ जाता है। एनमू को समझ में नहीं आता कि ये तांजीरो बार बार होश में कैसे आ पा रहा है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जैसे ही एनमू तांजीरो को सुलाता है, तांजीरो ड्रीम में अपनी गर्दन को काट के रियलिटी में वापस आ जाता है। तांजीरो बड़े ही आसानी से अपनी वाटर ब्रीथिंग की मदद से एनमू की गर्दन को काट देता है, बट उसे बहुत ही अजीब लगता है। इतनी आसानी से लोअर मून 1 मर जाएगा उसने सोचा नहीं था और सच में ये मरा नहीं होता है। हम देखते हैं कि एनमू की गर्दन ट्रेन से चिपकी हुई है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एनमू की ये रियल बॉडी थी ही नहीं। एनमू की रियल बॉडी अब ये पूरी ट्रेन बन चुकी है। उसने उस पूरी ट्रेन को अपनी बॉडी के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है और वो तांजीरो से कहता है कि अब वो इस ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उन सबको मार के खा जाएगा। तांजीरो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट एनमू ट्रेन के अंदर एब्जॉर्ब होकर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर इनोसुके आ जाता है जिसको कि होश आ गया होता है। तांजीरो इनोसुके को सारी सिचुएशन समझाता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, बट इनोसुके को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था। हम देखते हैं कि ट्रेन के सभी पैसेंजर एनमू की डीमन टेक्निक के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुके हैं और एनमू उन सभी को खाने की कोशिश कर रहा है। बट एनमू को रोकने के लिए इनोसुके, नेजुको और तांजीरो होते हैं। वो एनमू को लोगों को खाने से रोक रहे होते हैं। नेजुको भी काफी लोगों की जान बचा रही होती है, बट तभी एनमू नेजुको को ही पकड़ लेता है और नेजुको को बुरी तरीके से क्रश करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जेनित्सु आ जाता है जो बड़े ही स्पीड में नेजुको को बचा लेता है। तांजीरो को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो यहाँ पर पैसेंजर को बचाए कि एनमू की रियल बॉडी को ढूंढकर उसे खत्म करे। तभी हम देखते हैं कि रेंगोकू को भी होश आ गया है और वो बड़ी ही स्पीड में तांजीरो के पास पहुंचता है। रेंगोकू ने भी सारी सिचुएशन को भांप लिया था और वो तांजीरो को एक
एक प्लान बताता है। रेंगोकू कहता है कि इस ट्रेन में 8 डिब्बे हैं, जिनमें से 5 को वो खुद संभालेगा, 3 को जेनित्सु और नेजुको संभालेंगे और तुम और इनोस्के जाकर उस डीमन की रियल बॉडी को ढूंढो। और ये कहकर रेंगोकू वहाँ से चला जाता है। तांजीरो रेंगोकू की स्पीड को देखकर काफी शॉक होता है। वो समझ जाता है कि सभी लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उसे भी उस डीमन की बॉडी को ढूंढना ही होगा। इनोस्के भी रेंगोकू की स्पीड को देखकर काफी शॉक होता है। इनोस्के और तांजीरो दोनों जोश में आ जाते हैं और एनमू की रियल बॉडी को ढूंढने लगते हैं। और इन लोगों को देर नहीं लगती ये पता करने में कि जो एनमू की रियल बॉडी है वो ट्रेन के सबसे पहले डिब्बे में है। इनोस्के वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर इस ट्रेन का ड्राइवर बैठा हुआ है। वो ड्राइवर इनोस्के को रोकने की कोशिश करता है। इनोस्के जैसे ही उस डिब्बे पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ पर एनमू इनोस्के पर हमला कर देता है और इनोस्के को अपने बहुत सारे हाथों की मदद से पकड़ लेता है। पर तभी तांजीरो आकर इनोस्के को बचा लेता है। तांजीरो अपने सूंघने की क्षमता से पता कर लेता है कि इस डिब्बे के फ्लोर के नीचे ही एनमू की रियल बॉडी है। इनोस्के उस डिब्बे के फ्लोर को काट देता है और जैसे ही वो फ्लोर कटता है, ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एनमू की गर्दन है। तांजीरो उस गर्दन को काटने जाता है, बट तभी वो फ्लोर खुद को रीजनरेट कर लेता है, जिससे तांजीरो समझ जाता है कि उसे और इनोस्के को एक साथ हमला करना होगा अगर उसे एनमू की गर्दन काटनी है। वो लोग एक साथ हमला करने जाते ही हैं कि तभी एनमू अपनी स्लीपिंग वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके इन दोनों को सुला देता है और तांजीरो जैसे ही सोता है वो अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो ड्रीम के अंदर खुद की गर्दन को काट लेता है, जिससे वो रियलिटी में जाग जाता है। बट इस बार एनमू सेकंड्स के हिसाब से तांजीरो को सुला रहा था और तांजीरो भी बार बार खुद की गर्दन को काटता जा रहा था। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि तांजीरो को रियलिटी और ड्रीम में फर्क ही नहीं पता पड़ता और वो रियलिटी में ही अपनी गर्दन काटने वाला था। बट तभी इनोस्के आकर उसे रोक देता है और कहता है कि ये रियलिटी है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इनोस्के पर एनमू की टेक्निक का असर हो ही नहीं रहा है और उसका कारण है इनोस्के का मास्क। इनोस्के का जो मास्क है वो उसकी मदद से एनमू की आइज को देख ही नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो एनमू की टेक्निक में नहीं आता। ये दोनों एनमू के सभी हाथों को काटने लगते हैं और उस फ्लोर पर हमला करने के लिए जाते हैं। बट तभी तांजीरो देखता है कि वो ड्राइवर इनोस्के पर हमला करने वाला है। तांजीरो इनोस्के को बचाने के लिए उस ड्राइवर के सामने आ जाता है और उस ड्राइवर के हमले को खुद पर ले लेता है। तांजीरो पहले उस ड्राइवर को बेहोश करता है और फिर इनोस्के से कहता है कि तुम जल्द ही इस ट्रेन के फ्लोर को काटो और इनोस्के भी ऐसा करता है। वो अपनी बीस्ट ब्रीथिंग की 4th स्टाइल का इस्तेमाल करके उस डिब्बे के फ्लोर को काट देता है। फिर तांजीरो डांस ऑफ द फायर गॉड ब्लू हेवन का इस्तेमाल करके एनमू की गर्दन को फाइनली काट ही देता है और जैसे ही एनमू की गर्दन कटती है, ये पूरी ट्रेन एनमू के कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर कर जमीन पर गिर जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। बट इस एक्सीडेंट में किसी की मौत नहीं होती, सिर्फ कुछ लोग घायल होते हैं। इनोस्के जाकर तांजीरो को देखता है। तांजीरो इनोस्के से कहता है कि वो ठीक है, वो घायल लोगों की जाकर मदद करे। इनोस्के कहता है कि तुम्हें जिस ड्राइवर ने चोट दी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और वहाँ से निकल जाता है लोगों की मदद करने। तांजीरो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो मरे नहीं, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो ड्राइवर एक खूनी बन जाएगा। वो अपनी ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके खुद के घाव को रोकने की कोशिश करता है। इधर हम एनमू को देखते हैं जिसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो हार गया और वो सोचता है कि क्या वो कभी भी अपर मून नहीं बन पाएगा और वो अपनी हार का जिम्मेदार इन सभी को समझ रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इधर तांजीरो के पास तभी रेंगोकू आ जाता है। रेंगोकू तांजीरो, इनोस्के, जेनित्सु और नेजुको की काफी तारीफ करता है। वो कहता है तुम चारों की वजह से ही यहाँ पर कोई भी नहीं मारा और सब लोग सुरक्षित हैं। और फिर वो तांजीरो से फुल फोकस ब्रीथ का इस्तेमाल करके अपने घाव को रोकने के लिए कहता है। पहले तो तांजीरो इसे नहीं कर पाता, बट वो जैसे ही फोकस करता है तो वो अपने घाव को सचमुच रोक देता है। ये देखकर तांजीरो भी काफी सरप्राइज होता है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अपर मून 3 अकाजा आ जाता है। अपर मून 3 अकाजा को देखते ही तांजीरो की फट जाती है। अकाजा आते ही तांजीरो पर हमला कर देता है, बट रेंगोकू उसे बचा लेता है और अकाजा के हाथ को काट देता है। बट एक ही सेकंड में अकाजा का वो हाथ रीजनरेट हो जाता है। रेंगोकू अकाजा से पूछता है कि वो आखिर घायल इंसान पर हमला क्यों कर रहा है। अकाजा कहता है कि उसे कमजोर लोग पसंद नहीं है और फिर वो रेंगोकू की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि क्या वो डीमन बनना पसंद करेगा और रेंगोकू इसके लिए साफ मना कर देता है। अकाजा रेंगोकू को मनाने की कोशिश करता है कि वो डीमन बन जाए। वो डीमन होने के फायदे गिनाने लगता है और इंसान होने के नुकसान, बट रेंगोकू अपना डिसीजन चेंज नहीं करता और कहता है कि वो इंसान बन के ही खुश है और वो उसे खत्म कर देगा। अकाजा भी रेंगोकू का ये डिसीजन सुनकर कहता है तो मुझे तुम्हें खत्म ही करना होगा। फिर वो अपनी डीमन टेक्निक डिस्ट्रक्टिव किल कंपास निडल का इस्तेमाल करता है और बड़े ही
स्पीड में रेंगोकू पर हमला कर देता है। रेंगोकू भी घबराता नहीं और अकाजा से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इनोस्के को भी महसूस हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत पावरफुल डीमन आ गया है। इधर नेजुको और जेनित्सु बेहोश हो गए होते हैं एक्सीडेंट के बाद। इधर अकाजा और रेंगोकू एक दूसरे पर डेडली मूव्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दोनों की स्पीड बहुत तेज होती है। अकाजा हवा में उड़कर अपनी डिस्ट्रक्टिव स्किल वर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो हवा में पंच मारता है, बट वो सभी पंच रेंगोकू की साइड जाते हैं। रेंगोकू उन्हें रोकने के लिए अपनी फ्लेम ब्रीथिंग की फोर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करता है। रेंगोकू समझ जाता है कि ये अपर मून 3 बहुत ताकतवर है और उसकी स्पीड उससे भी तेज है। अगर उसे इस फाइट को जीतना है तो उसे क्लोज रेंज में होकर लड़ना होगा। रेंगोकू अपनी स्पीड को बढ़ाकर अकाजा के पास आ जाता है और क्लोज रेंज से लड़ने लगता है, बट अकाजा भी बहुत ताकतवर होता है। वो बड़े ही आसानी से रेंगोकू की स्पीड को मैच कर लेता है और क्लोज रेंज में भी रेंगोकू को पछाड़ने लगता है। तांजिरो खड़े होने की कोशिश करता है ताकि वो रेंगोकू की मदद कर सके, बट रेंगोकू उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता था कि तांजिरो अपनी घायल है। अकाजा ये देखकर कि रेंगोकू उस पर ध्यान नहीं दे रहा तो उसे काफी गुस्सा आ जाता है। तभी यहाँ पर इनोस्के भी आ जाता है, जो रेंगोकू और अकाजा की फाइट को देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके और हशीरा के लेवल में कितना अंतर है। इधर अकाजा रेंगोकू को काफी घायल कर देता है। रेंगोकू ने भी अकाजा को घायल किया था, बट एज यू नो अकाजा एक डीमन है तो उसके सभी घाव बड़े ही आसानी से हील हो गए। अकाजा फिर से रेंगोकू को ऑफर देता है कि वो डीमन बन जाए और अगर वो डीमन बन जाएगा तो उसके जो ये घाव हैं वो हाल हील हो जाएंगे। इनोस्की भी सोचता है कि वो रेंगोकू की जाकर मदद करे। अकाजा रेंगोकू की ह्यूमन स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर तुम इंसान डीमंस को कभी नहीं हरा सकते और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो डीमन बन जाओ। हम दोनों दोस्त बन जाएंगे और इटर्निटी तक खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे। बट एज यू नो रेंगोकू इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करके रहेगा। वो यहाँ पर किसी को भी नहीं मरने देगा। अकाजा भी रेंगोकू की फाइटिंग स्पिरिट को देखकर काफी शौक होता है और काफी एक्साइटेड हो जाता है उसे डीमन बनाने के लिए। वो कहता है कि तुझे तो डीमन बनना ही होगा रेंगोकू। इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे पर खुद के सबसे डेडली मूव को करते हैं। उन दोनों के मूव जैसे ही टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। वो धुआं जैसे ही हटता है तो तांजिरो इनोस्के देखते हैं कि अकाजा ने रेंगोकू का डोनट बना दिया है। सॉरी फॉर सेइंग दैट। अकाजा ने अपना हाथ रेंगोकू की छाती के आर पार कर दिया होता है। इस समय पर भी अकाजा कहता है कि रेंगोकू डीमन बन जाओ, बट रेंगोकू नहीं मानता। तभी रेंगोकू को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसके अंदर उसकी माँ उससे कह रही होती है कि रेंगोकू तुम ताकतवर इसलिए पैदा हुए हो ताकि तुम कमजोर लोगों की मदद कर सको। उसकी माँ रेंगोकू से एक प्रॉमिस मांगती है कि वो हमेशा कमजोर लोगों की मदद करेगा और जो लोग कमजोर को परेशान करेगा उन्हें नहीं छोड़ेगा। रेंगोकू भी अपनी माँ को प्रॉमिस करता है। इस समय पर रेंगोकू की माँ बहुत बीमार थी तो वो अपनी माँ के इस लास्ट प्रॉमिस को हमेशा याद रखता है। रेंगोकू अपने उस प्रॉमिस को याद करके और जोश में आ जाता है और अकाजा की गर्दन को काटने के लिए लास्ट बार अपनी तलवार को घुमाता है। अकाजा ये देखकर शॉक हो जाता है कि रेंगोकू के अंदर अभी भी ताकत बची है। अकाजा अपने दूसरे हाथ की मदद से रेंगोकू को खत्म करने जाता है, बट रेंगोकू अपनी रॉ स्ट्रेंथ की मदद से अकाजा के हाथ को रोक देता है। ये देखकर खुद अकाजा शॉक हो जाता है कि एक इंसान उसकी स्ट्रेंथ को रोक सकता है। तभी अकाजा देखता है कि जल्दी सूरज उगने वाला है तो उसे यहाँ से भागना होगा। वो अपने दोनों हाथों को खींचने की कोशिश करता है, बट इस समय पर रेंगोकू की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। उसने बहुत ही कस के हाथों को पकड़े हुआ होता है। अकाजा यहाँ पर काफी घबराने लगता है क्योंकि एक तो सूरज उगने वाला था और ये रेंगोकू उसके हाथ को छोड़ ही नहीं रहा होता है। रेंगोकू अपनी तलवार की मदद से अकाजा की गर्दन को आधी काट चुका होता है और थोड़ी ही गर्दन बची होती है उसकी कटने के लिए। इनोस्के और तांजिरो भी अपने मूव चलते हैं और रेंगोकू की मदद करने के लिए अकाजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट तभी अकाजा खुद को रेंगोकू से आजाद कर लेता है। बट इसके लिए उसे अपने दोनों हाथों को काटना पड़ा। बट अब वो डीमन है तो वो खुद के हाथ को रिजनरेट कर लेगा और एक ही सेकंड में वो अपने हाथों को रिजनरेट कर भी लेता है। बट भाई तुम ये देखो, उसे अपने हाथों को छुड़ाने के लिए तोड़ने पड़े, मतलब उसे काटने पड़े अपने हाथ। दम तो थी भाई रेंगोकू में। अकाजा सूरज की रोशनी से बचने के लिए यहाँ से भागने लगता है, पर तांजिरो जाते हुए अकाजा पर लास्ट हमला करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को अकाजा की तरफ फेंकता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा जाकर अकाजा के छाती पर लगती है। तांजिरो अकाजा की काफी बेइज्जती करने लगता है और उसे बुज़दिल कहने लगता है। अकाजा ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर ये सूरज नहीं उग रहा होता तो आज तेरा भी मैं यहाँ गेम खत्म कर देता। इसके बाद अकाजा यहाँ से भाग जाता है।
तांजिरो यहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसे मालूम था कि रेंगोकू मरने वाला है। रेंगोकू तांजिरो को शांत करता है और उसे अपने पास बुलाता है आखिरी बातचीत के लिए। रेंगोकू तांजिरो से कहता है कि तुम्हें डांस ऑफ द फायर गॉड के बारे में जानना है ना, तो तुम मेरे घर जाओ, वहाँ पर तुम्हें शायद कुछ देखने को मिले, क्योंकि मेरे पिता के पास एक किताब है जिसके अंदर फ्लेम पिलर्स ने बहुत सारी जानकारी लिखी है, शायद तुम्हें उसमें से कुछ जानकारी मिल जाए। तांजिरो रेंगोकू को आराम करने के लिए कहता है और काफी रो रहा होता है। रेंगोकू यहाँ पर इन सभी की काफी तारीफ करता है और तांजिरो से ये भी कहता है कि उसकी बहन अब एक डीमन हंटर की मेंबर है, वो उसे एक्सेप्ट करता है और इनोस्के और तांजिरो से कह के जाता है कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और स्ट्रॉन्ग बनते रहना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक दिन हाशिरा बनो। ये सुनकर तांजिरो और रोने लगता है। तभी रेंगोकू को उसकी माँ दिखती है। रेंगोकू अपनी माँ से पूछता है क्या उसने अपना काम अच्छे से किया, और उसकी माँ कहती है तुमने अपना काम अच्छे से किया रेंगोकू। और ये सुनकर रेंगोकू अपनी आखिरी स्माइल देता है और मर जाता है। तभी वहाँ पर जेनित्सु भी आ जाता है और जब जेनित्सु ये देखता है कि रेंगोकू मर गया है तो वो काफी रोने लगता है। और वो अकेला ही नहीं, तांजिरो और इनोस्के भी रोने लगता है। ये तीनों बहुत जोर से रोने लगते हैं। इनोस्के खुद को संभालने की कोशिश तो करता है बट उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। यहाँ तक कि रेंगोकू का कासुगाई क्रो भी रोने लगता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर काकुशी आ जाते हैं जो इन तीनों को यहाँ से ले जाते हैं। रेंगोकू के मरने की खबर सभी डीमन हंटर्स को दी जाती है और सभी उसकी मौत को सुनकर दुखी होते हैं। मास्टर कगाया जब ये सुनते हैं कि रेंगोकू मर गया है बट उसने वहाँ पर जितने भी पैसेंजर से उनमें से एक को भी नहीं मरने दिया, तो वो उस पर काफी प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा कोई नहीं था रेंगोकू, तुम एक बहुत अच्छे इंसान थे। और हाँ गाइस, मैं आपको पिछले पार्ट में ये बताना भूल गया था कि मास्टर कगाया को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो देख नहीं सकते। और इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है। कमेंट्स बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो ये पार्ट ही सबसे इमोशनल रहा अभी तक। खैर आगे इससे भी बहुत इमोशनल पार्ट आने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में।